हेलो एवरीवन, आई एम शुभम कुमार फ्रॉम एनआईटी पटना। और आज मैं आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ जो कि होगा हमारा एनएलएम पर। एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उस चैप्टर पे हम लोग एक वन शॉट रिवीजन वीडियो तैयार किए हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर जो है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो बेसिकली फोर्स एक बेसिक टर्म है, सब लोग जानता है। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेसिक फोर्सेस। ठीक है, बेसिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, इसको नेचुरल फोर्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके बारे में, ये जो बेसिक फोर्सेस है ना, इनके बारे में हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे। इसका एक अलग चैप्टर होगा ग्रेविटेशन नाम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट 12th में पढ़ेंगे। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स हम लोग इसको 12th में देखेंगे या फिर आगे फर्दर स्टडीज में इनको देखा जाएगा। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है ना, वो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का होता है, वो सबसे बड़ा होता है। इससे जो छोटा फोर्स होता है वो मेरा, वो कौन सा होता है? तो भैया ये वाला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएम इसको कह दे रहे हैं। ठीक है, जो इससे छोटा फोर्स होता है वो होता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो सबसे छोटा होता है वो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सबसे बड़ा होता है इसमें। अब आते हैं रियल फोर्सेस को देखते हैं। दूसरे टाइप का जो फोर्स हमको पढ़ना है होगा रियल फोर्सेस। तो रियल फोर्सेस में हम लोग पढ़ेंगे टेंशन के बारे में, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और स्प्रिंग फोर्स। वेट के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। जो न्यू टर्म होगा दो, वो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। जो जिनके लिए रिवीजन है उनके लिए तो न्यू नहीं होगा, बट जिनके लिए रिवीजन है उनके लिए एकदम न्यू होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो जानते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो न्यू टर्म्स है टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हमारा है वेट। सबसे फर्स्ट में क्या है? वेट। वेट जैसा कि आप लोग को पता है ये क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन टुवर्ड्स दी अर्थ। अर्थ की तरफ अगर किसी बॉडी का अट्रैक्शन होता है वही फोर्स को क्या बोला जाता है? वेट। अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है और वो क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। और ये सारे ऑब्जेक्ट पे लगता है, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हो या फिर कोई मान लीजिए स्प्रिंग से कनेक्ट ऐसे कोई इंक्लाइंड पे लगा हो, इस पर भी m मास का है तो इधर भी mg लगेगा। ठीक है, या फिर कोई स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, स्ट्रिंग मतलब पतला सा धागा, उससे कनेक्टेड हो कोई मास m का ऑब्जेक्ट, तो इस पे भी क्या लगेगा? वेट फोर्स लगेगा। ये सारे ऑब्जेक्ट पे लगता है। ये हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक सा वेट जो आप लोग जानते थे। इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, कुछ भी नहीं है इसमें नोट करने लायक उतना ज्यादा, आप लोग सब जान चुके हो। बस एक बेसिक सा रिवीजन चल रहा है वेट का। नेक्स्ट होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप स्प्रिंग को क्या करते हो? इलोंगेट करते हो। जब कभी भी आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो कुछ फोर्स लगा करके, ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है? वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता है। ये कुछ एल नॉट लेंथ पर है। ठीक है, अब आप क्या किए? इसको इलोंगेट कर दिए। क्या किए? इसको इलोंगेट करके कुछ यहां पर आ गया अभी। ठीक है, मास एम यहां पर आ गया, इलोंगेट किए तो अब, लेकिन ये लेंथ एल नॉट था तो कुछ एल नॉट था, यहाँ पर कुछ एल नॉट होगा, इसमें कुछ एक्स लेंथ प्लस हो गया। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करता है स्प्रिंग? क्या ऐसा ही रह जाएगा? आप इलोंगेट कर दीजिएगा तो यहीं पर आ जाएगा स्प्रिंग? बिल्कुल नहीं, वो अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाएगा। तो नेचुरल लेंथ पे वापस आने के लिए क्या होना चाहिए? स्प्रिंग को कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए ना अपने तरफ नेचुरल लेंथ पे वापस आने के लिए। तो यही फोर्स कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। और इसी स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू जो होता है एफ एस, वो होता है माइनस ऑफ के एक्स। माइनस ऑफ के एक्स, जहां पे एक्स क्या है? इलोंगेशन है। x इज द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? k। इसका वैल्यू आपको असाइन रहेगा क्वेश्चंस में। तो यहां से क्या निकल के आता है? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस ऑफ
के एक साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का भी क्या होगा, न्यूटन। वेट का भी क्या होगा, न्यूटन। जितने भी तरह के फोर्स है सभी का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इजी है, इसको मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इसको पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, टेंशन। ठीक है, टेंशन। ये टेंशन कहां लगता है, टेंशन, स्पेलिंग गलती हो गया, टेंशन। ठीक है, देखेंगे टेंशन के बारे में। टेंशन कब लगेगा, एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट। स्ट्रिंग को जब खींचा जाएगा, जब स्ट्रिंग टाइट होगा तब उसमें क्या आएगा, टेंशन। स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, पतले से धागे को, मासलेस धागे को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, पतला सा रस्सी को क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से किसी चीज को लटकाया जाएगा तो उसमें टेंशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात। स्ट्रिंग अगर टाइट हो जाएगा तो उसमें क्या आएगा, कौन सा फोर्स डेवलप होगा उसका, अपना टेंशन फोर्स। कौन सा, टेंशन फोर्स। ये कब लगता है, एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज टॉट। सेकेंड पॉइंट इसमें देखेंगे, ऑलवेज एक्ट along द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के along ही लगेगा, जिधर स्ट्रिंग का डायरेक्शन उधर ही टेंशन लगेगा। एक्ट्स व्हेन, ऑलवेज एक्ट्स along द स्ट्रिंग। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग, किधर लगता है भैया, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के तरफ या फिर ऑब्जेक्ट से दूर। ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ होगा। इसको टी से लिखते हैं, ज्यादातर इसको टी से ही लिखते हैं, ज्यादातर क्या इसको टी से ही लिखते ही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रिंग है जिससे यहां से मास एम कनेक्टेड है, इस पे टेंशन फोर्स, इसमें स्ट्रिंग अगर खींचा हुआ है तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, तनाव स्ट्रिंग में है तो टेंशन फोर्स लगेगा, जिसको तनाव भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या बोला गया है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगेगा, मतलब स्ट्रिंग पर ही लगेगा। दो डायरेक्शन हो सकता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है, ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा एम है ना, अब इससे हमेशा क्या लगेगा, दूर की तरफ लगेगा। ये हो गया टेंशन फोर्स अप्लाइड। बोलो हाँ या ना, इजी है। नेक्स्ट, अगर कोई दूसरा फिगर दे दिया जाए आपको थोड़ा टफ बनाने के लिए, कोई बात नहीं, टफ बना लेते हैं इसको। थीटा पर है, यहां से कोई लगा हुआ है स्ट्रिंग वाला पुली लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से कनेक्टेड है, यहाँ पे एम मास का है। अब किधर लगेगा ये टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स किधर लगेगा सर, आप बताएं स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगेगा तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट से दूर लगाएंगे तो टेंशन फोर्स इधर लग गया। बोलो हाँ या ना, इजी है। नेक्स्ट में आते हैं, मूव करते हैं। अब ये क्या सर, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिए। ठीक है, सब चीज सब में टेंशन फोर्स बताइए। इसमें टेंशन कुछ इसका ऊपर की तरफ T1, इसका टेंशन कुछ ऊपर की तरफ T2, इसका टेंशन भी ऊपर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है इसके दूर बनाएगा T3, इसका भी टेंशन किधर, इधर की तरफ T4। इसमें हम आपको एक बात बताने के लिए फिगर ड्रॉ करवाए हैं कि अगर स्ट्रिंग सेम होगा ना तो टेंशन सेम रहेगा। देखिए ये धागा यहीं पे घूम के यहाँ पे आ रहा है, इसमें जो T1 होगा और T2 होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, T1 T2 इक्वल होगा, तो T1 T2 को हम यहाँ पर T बोल सकते हैं। आपको ये फिगर हम फिर से बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम होता है। ठीक है, ये हो गया फिगर। ठीक है, यही फिगर था ना। तो अगर इसमें कुछ टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन क्या होगा, T होगा। T तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2T होगा, ध्यान रखिएगा। और ये 2T तो ये भी स्ट्रिंग, देखिए ये स्ट्रिंग सेम है तो ये भी 2T हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन 4T हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, तो आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। रिविजन है इसलिए हम लोग सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कैच करते हुए चलेंगे, नोट कीजिएगा। जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा फोर्थ फोर्स, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है
परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि ऑलवेज एक्ट्स टुवार्ड्स द बॉडी, ऑलवेज एक्ट टुवार्ड्स दी बॉडी, बॉडी के तरफ लगता है। और कहां से लगता है? तो कांटेक्ट सरफेस से लगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आ गया, टच में आ गया, जैसे यहाँ पे मास एम है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड से कांटेक्ट में आ गया ना, तो इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। इसको एन से लिखते हैं ज्यादातर, एन या फिर आर भी यूज किया था, लेकिन मैक्सिमम इसको एन से लिखा जाता है। इस पे नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस इसका ये है, इससे परपेंडिकुलर लगेगा। और किधर लगेगा? ऑलवेज एक्ट्स टुवार्ड्स द बॉडी, टुवार्ड्स द बॉडी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉडी यहाँ से कांटेक्ट सरफेस पे लगेगा, बॉडी के तरफ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कहीं कुछ इधर लग गया। बोलो आएगा ना, बहुत आसान। अब नाउ नेक्स्ट, यहां से अगर बोला जाए कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन, मास एम है, ठीक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, तो बिल्कुल सर कांटेक्ट सरफेस ये रहा, ये कुछ एंगल थीटा है, हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ये रहा, इस पे परपेंडिकुलर बना दीजिए, ये हुआ मेरा नॉर्मल रिएक्शन। आसान है। जैसे कि एक और में बोला जाएगा, इस तरह से कोई फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बीच में स्फीयर रख देगा, क्वेश्चन आता है बीच में स्फीयर रख दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन बताइए, यहाँ भी टच में है, नॉर्मल रिएक्शन पहले इधर इस सरफेस, यहाँ पे टच में है ना, तो सरफेस के परपेंडिकुलर एन, और यहाँ पे टच में है इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन, N1। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे एक टर्म जो फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैकेनिक्स को पढ़ना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम को समझना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा होगा टॉपिक में कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कहते किसको है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। सबसे पहला होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस थ्रू अ डायग्राम। सारे रियल फोर्सेस को एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, वर्ड पर मत जाइएगा, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रियल फोर्सेस। जैसे कि यहाँ पे मास एम का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मास एम का एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे कौन कौन से रियल फोर्सेस लग रहे हैं, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो मास एम का ऑब्जेक्ट है, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो इस पे कौन सा लगेगा? वेट लगेगा सर, नीचे की तरफ वेट लगेगा, सबसे पहला बात। कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में तो अभी यही बताएं कि नॉर्मल लगेगा। किधर? डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ से लगता है, डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ, तो बस यहाँ से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से रहे, यहाँ से रहे, बात देखिए, एन एम जी, कोई दिक्कत। यहाँ पर नॉर्मल लगेगा क्या? नहीं सर, कांटेक्ट में नहीं है, पतला सा रस्सी है, इसका कांटेक्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा सर? सबसे पहले तो वेट लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, वेट है, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में लगता है, जी का वैल्यू 10 होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब अपने ये टीजर के ऊपर क्या लगता है? टेंशन लगता है। होलिए लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है सर। टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी टू अलोंग द स्ट्रिंग लगा दिए। अब यहाँ पर थीटा एंगल पे है, इस पे क्या लगेगा सर? वेट लगेगा नीचे की तरफ, बिल्कुल लगेगा सर। ठीक है, नॉर्मल लगेगा सर, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो ये जो वेट लगता है ना, इसको हम लोग मोशन में करने के लिए दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। आप लोग को बताया भी होंगे वेक्टर में कि इसको रिजॉल्व इस तरह से करते हैं। इधर वाला कंपोनेंट आपको याद भी होगा कितना होता है, ये थीटा, तो हमारा, ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट भी हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, वेट का इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसी आधार पे आप इसका भी रिजॉल्व कीजिए। 4 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। सबसे पहले तो इस डायरेक्शन वाला की अलग बना लेते हैं, इधर की तरफ है, ये मास है, इसके लिए हम एफबीडी बना लेते हैं। क्या है? स्ट्रिंग भी है, तो ऊपर की तरफ इधर टेंशन हो गया। ठीक है, वेट का इधर वाला कंपोनेंट एम जी साइन, बताना, थीटा 1 है, साइन थीटा 1, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा 1, इधर की तरफ नॉर्मल कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, रिजॉल्व हो गया आराम से। दूसरा सरफेस भी है वहां पर, दूसरा सरफेस ये रहा सर, ये इधर की तरफ टेंशन, बिल्कुल लगा दिए टेंशन जी, इधर की तरफ नॉर्मल लगा दिए, इधर की तरफ वेट का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, यहाँ पे थीटा कितना है 2, कॉस थीटा 2, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा 1, आराम से हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। इसके बाद आप लोग बहुत सारे बॉडीज का बनाइएगा, देखिएगा बुक्स में भी मिल जाएंगे।
ठीक है। और हो सके तो हमें यहाँ अपलोड भी कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा फ्री बॉडी डायग्राम पर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया, जिनको बेसिक से सीख रहे हैं वही कीजिएगा, बाकी लोग तो अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग देख लिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहले आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? तो ये एक ऐसा पोजीशन होता है जहां पे एफ नेट क्या होता है, पार्टिकल पे जीरो लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स के पेयर लगते हैं वो आपस में बैलेंस्ड होते हैं। मतलब ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे, जितना ही फोर्स लेफ्ट की तरफ उतना ही फोर्स राइट की तरफ। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स वही फोर्स वाई एक्स माइनस एक्स में, जो फोर्स वाई में वो फोर्स माइनस वाई में, जो फोर्स जेड में वो फोर्स माइनस का जेड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी या तो रेस्ट में होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। या तो रेस्ट होता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है। मतलब एक्सेलरेशन उसका, मतलब जिस पोजीशन में था ना पहले इनिशियली, उसी फेज में वो चलते रहता है, ठीक है। एफ नेट क्या हो जाता है? जीरो इसमें हो जाता है। मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाते हैं? जीरो। और एक्स में जो फोर्स होंगे वो जीरो, वाई में फोर्स जो होंगे वो जीरो, और जेड में होंगे वो जीरो, ठीक है। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको बोल देगा ये एक ब्लॉक है, इक्विलिब्रियम में है, आप इसका नॉर्मल रिएक्शन बताइए, ठीक है। मास दे देगा ब्लॉक का, ठीक है। आप कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना आपके मैकेनिक्स में, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ mg लग गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग गया, बोलो हाँ या ना, काम खत्म हो गया। अब क्या करना है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। इतना नहीं दिमाग लगाना है, तो फिर काम खत्म कर दो सीधा। n इज इक्वल टू mg, फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दैट इज n इज इक्वल टू mg। डन, खत्म कहानी। n अगर कुछ मास दिया रहेगा तो 5 × 10 नॉर्मल बराबर 50 न्यूटन, इजी है, आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको ये स्ट्रिंग से लटका के बोल दिएगा इसमें ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, आप टेंशन बताइए, आराम से बता दीजिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। नीचे की तरफ वेट लग गया, ऊपर की तरफ टेंशन लग गया। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होगा? दोनों बराबर होगा। T इज इक्वल टू mg, कहानी खत्म। कुछ मास दिया रहेगा, जल्दी से आ जाएगा आंसर। तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा। एक सर्टेन इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे मास m का ऑब्जेक्ट रख दिया है, आपको बोला गया है इसका नॉर्मल रिएक्शन बताइए क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इधर की तरफ कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको बताया नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये रहा मास m का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है जैसे कि, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन भी एक तरह का रियल फोर्स होता है, लेकिन हम अभी इसको नहीं पढ़ाए हैं। उसका रीजन है कि हम लोग उसको एक अलग चैप्टर दे करके पढ़ेंगे, ठीक है। इधर की तरफ एफएस हो गया, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर mg cos थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना। इधर की तरफ mg sin थीटा, आपसे क्या पूछा है? नॉर्मल इज इक्वल टू mg sin थीटा की इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट वाला फोर्स mg नॉर्मल क्या होगा? mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा मेरा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? mg sin थीटा के इक्वल। आपको जो पूछेगा यहाँ से बता दीजिएगा, इजी था, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम सीखना। और फ्री बॉडी के लिए कौन सा फोर्स किधर लगता है आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये सब में फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन या फिर एफ भी मान सकते हैं, कोई एफ फोर्स लग गया उधर, कोई दिक्कत नहीं, हम एफ एस लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स। अभी के लिए मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, बाकी फ्रिक्शन पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नोट कीजिए इसको। इसके बाद देखेंगे नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, जल्दी से हेडिंग डालेंगे हम लोग, नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप लोग सवाल जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अभी का टाइम रिवीजन का टाइम है। आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लेक्चर देखने के बाद 1 घंटे की लेक्चर होती है, इसके बाद कहीं से बुक लेकर के क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं हमेशा जोड़ देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेकंड देखेंगे, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होगा बॉडी, यानी नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तब क्या होता है? तब क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, या फिर सिंपली हम इसको लिख दे रहे हैं एफ नेट, जो हो जाता है, जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा।
या फिर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्स में उसका एक्सेलरेशन। वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू वाई में उसका एक्सेलरेशन। जेड का वाई में नेट फोर्स, जेड में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू जेड का एक्सेलरेशन। आसान है, बिल्कुल आसान है सर। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, मास m है, इधर की तरफ कुछ फोर्स F1 लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का। यहाँ पे कुछ ले देना है, मास इसका 5 kg, इधर की तरफ 20 न्यूटन का, इधर की तरफ 5 न्यूटन का। तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इसका क्या हो जाएगा, 20 उधर 5 अपोज कर रहा है, यानी कि एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट ध्यान दीजिएगा, एफ नेट सबसे पहले ये एक ट्रिक टाइप का बता देंगे हम आपके लिए। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपको बोला है यहाँ पर, एक्सेलरेशन बताओ भैया कितना होगा। एफ नेट इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑफ अपोजिंग फोर्स। एफ ड्राइविंग माइनस ऑफ एफ अपोजिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑफ अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कितना है, देखिए जिधर ले जाएगा, जो बड़ा रहेगा अपनी तरफ ले जाएगा ना जी, तो ये 20 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स 5 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू 5 इनटू ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 15 इज इक्वल टू 5 है, बोलो हाँ या ना। ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान था, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, पॉज करके नोट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जरूरी है इस सारे क्वेश्चंस का। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि ऐसे दो ब्लॉक को कनेक्ट किया और आता है, मान लीजिए ये कुछ 2 kg का है, ये कुछ 3 kg का है, ठीक है। इस पे यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग एगो लगा हुआ रहेगा। अब बोल देगा कि इस ब्लॉक को हम 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, कितना से, 100 न्यूटन को। तो जाहिर सा बात है कि इसको खींचेंगे 100 न्यूटन से, तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी खिंचाएगा भैया। अब बताइए कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हुआ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बोल देगा क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन समान होगा भैया। जो एक्सेलरेशन इसका होगा वो भी वही एक्सेलरेशन इसका होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। पहले 2 kg वाला का आपको एक लॉन्ग मेथड बता देंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। 2 kg वाले का सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, काम खत्म हो गया 2 kg वाले का। 3 kg वाले पर ऊपर इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ n लग रहा है, बट हमको इससे कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि हमको चाहिए क्या चाहिए, तो हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन वर्टिकल में तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो n बराबर mg है, वो वर्टिकल वाला फोर्स जो है बैलेंस्ड है, वर्टिकल में मोशन नहीं होगा, जिधर बैलेंस्ड रहेगा उधर मोशन नहीं होगा। इधर अनबैलेंस्ड है, इधर देखिए खाली वो टेंशन लग रहा है, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो इधर मोशन होगा हमारा। इधर 3 kg वाला फोर्स, 3 kg पे क्या, तो इधर 100 न्यूटन लग रहा है सर, और इधर की तरफ टेंशन लग रहा है, बोलिए हाँ या ना। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम टी रहेगा, एन और mg भी लग रहा है, बट हमको उससे कुछ खास मतलब नहीं है। अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है इधर, ये ब्लॉक मूव कर रहा है इधर। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, टेंशन, टोटल फोर्स क्या लग रहा है एक्स में, टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर क्या लिखेंगे, देखिए इधर मूव कर रहा है ड्राइविंग फोर्स, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स कितना, 100, अपोजिंग फोर्स t, 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, 3 इंटू ए, बोलो हाँ या ना। और इसका t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, तो 2 है, मास 2a हो जाएगा। अब यहाँ से t का वैल्यू 2a पुट कर दो, 100 माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आ गया या नहीं। अब देखो ये बहुत आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक से भी आ सकता है, इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, 100 न्यूटन का, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे। मास अब लेंगे, पूरा सिस्टम मान लिए हैं, पूरे एक को सिस्टम मान लिए हैं। अब अंदर का नहीं देख रहे हैं, अंदर का कोई फोर्स का मतलब नहीं है, बाहरी फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स। एफ एक्सटर्नल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है सर। मास कितना, 3 और 2 5, 5a हो गया, ए इज इक्वल टू 5 से गया 20 बार में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से, एक शॉर्ट ट्रिक है। एफ ड्राइविंग माइनस एफ अपोजिंग इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर इधर 20 न्यूटन आता है तो 100 माइनस 20, 80 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट कीजिएगा इसको, इजी है। अब आप लोग एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कीजिए, इसके बहुत सारे वेरियस टाइप के जो सब क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे होते हैं,
बहुत, तो उसमें कुछ में दिक्कत भी होगा, कुछ में नहीं भी होगा, कुछ आसान भी होते हैं। आप लोग आराम से अब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालने वाले, टेंशन निकालने वाले सब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम अभी ध्यान देते हैं, पहले ये आप लोग नोट कीजिएगा क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो सबसे पहला लॉ, ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ये है पहला नियम। इसको मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी पार्टिकल पे जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी या तो जीरो होगा या फिर कांस्टेंट होगा। जीरो होगा मतलब या तो वो रेस्ट में होगा, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो रेस्ट में होगा, या फिर अगर कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा तो चलता ही रहेगा। ठीक है, दूसरा लॉ हमको बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद जो कांस्टेंट आता है वो के होता है, जिसका वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब डीपी बाई डी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब जो वेक्टर जो अब यहाँ पे इंटू करेंगे, डेरिवेटिव है तो कौन सा रूल लगा देंगे, तो भाई प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे। तो क्या होता है, पहले एक को हटाएंगे, दूसरे को डेरिवेट कर लेंगे, फिर दूसरे को हटाएंगे, ये उससे पिछले वाले को डेरिवेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस ऑफ, अच्छा वी को रख लिए वी डी एम बाई डी टी, और हमको पता है मास तो कांस्टेंट होता है, तो डी एम बाई डी टी जीरो हो गया, मतलब ये वाला टर्म कहानी खत्म। एम इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, पिछले हम लोग काइनेमेटिक्स में देखे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकल के आ गया। ये कब फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जब मास हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर मास वेरिएबल हो गया तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा, आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, डीएम बाई डी अगर मास का वेरिएबल होगा तो मास आपको वेरिएबल के टर्म में ले लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है, वही बोल रहा है एवरी एक्शन इज इक्वल टू देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, एक्शन पेयर एफ एक्शन इज इक्वल टू, मैथमेटिकली देखेंगे तो माइनस ऑफ एफ रिएक्शन, इक्वल भी है और अपोजिट माइनस साइन दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। नोट कीजिए आप लोग को, यही हो गया न्यूटन्स का तीनों नियम, ये आप लोग को पता था, ये आप लोग एक रिवीजन की तरह हुआ। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन बताता है कि कोई दो अगर पार्टिकल्स हैं तो उस पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में किस तरह से रिलेटेड होगा। तो कांस्टेंट रिलेशन दो टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेज कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक सिगमेंट अप्रोच और दूसरा टेंशन मेथड। तो सबसे पहले सिगमेंट अप्रोच हम लोग देख लेते हैं। सिगमेंट अप्रोच, सिगमेंट अप्रोच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा m2 ग्रेटर देन m1 है तो इन दोनों स्ट्रिंग के एक्सेलरेशन, दोनों मासेस के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग निकालते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ a1 होगा, हमको कैसे पता चलेगा, नीचे जाएगा तो m2 का मास बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, कुछ इसका एक्सेलरेशन कुछ a2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं सिगमेंट अप्रोच से। अगर ये a1 से नीचे आएगा तो ये a2 से ऊपर जाएगा ना, ये नीचे की तरफ निगेटिव मान लिए, a2 को ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। और दोनों का एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के बाद सेम है तो दोनों का एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होगा, जीरो का होगा सर, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों के एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू a2 हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड आता है टेंशन मेथड। कौन सा मेथड सर, तो टेंशन मेथड। टेंशन मेथड बहुत आसान होता है, आप लोग इसी को आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। टेंशन मेथड तो सब पॉइंट पे टेंशन लिख लीजिए, आपको पहले ही बताएं, इस पे टेंशन टी, इस पे टेंशन टी, अगर इस पे ही पता करना होता है तो 2t, हमको मेनली मास वाले से मतलब होता है। ठीक है, तो टेंशन लिखने के बाद अब जो पैरामीटर निकालना है उसको हर मास के टेंशन और जो पैरामीटर निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। T1 इज इक्वल टू, किसको कर दीजिए, यहाँ का टेंशन T, इसके इक्वल हो गया T टाइम्स ऑफ A2। बोलिए हाँ या ना, इजी है। अब एक और बता दें, तीसरा आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे इधर वाले सबसे जो सिंपल दिखे ना स्ट्रक्चर, उसी को सबसे पहले मान के चलिएगा। इस ब्लॉक पे मान लीजिए कुछ टेंशन, इसको मान लीजिए कुछ a1 से नीचे जा रहा है, ये कुछ a2 से ऊपर जा रहा है, ये मेरे मानने के ऊपर है, आप इसको ही मान सकते हैं ऊपर नीचे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका गलत होगा आंसर तो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, फाइनली इस पे टेंशन टी, तो ये वाला भी स्ट्रिंग सेम टी हो जाएगा। इस पे कितना हो गया 2t, इससे हमको उससे ऊपर वाले से मतलब नहीं, हमको अपने ब्लॉक पे लाना है। टी हो गया इस पे, तो इस पे भी क्या हो जाएगा टी, इस पे क्या हो जाएगा 2t। अब देखिए इस पे कितना है t टाइम्स ऑफ a2, इस पे कितना हो गया 2t टाइम्स ऑफ
A1 टी खत्म, A2 इज इक्वल टू 2A1। बोलिए हाँ या ना। आसान है काफी ज्यादा, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी, चलिए बताते हैं हम। इस ब्लॉक पे टेंशन टी, तो इस पे क्या टी, इस पे भी टी, इस पे टी, इस पे टी, तो इस पे क्या 2T, इस पे 2T, तो ये भी 2T, ये 2T, ये 2T, तो ये फ्रूटी। 4T हो गया, काम खत्म। इसका एक्सेलरेशन कुछ A1 से मान लीजिए, इसका एक्सेलरेशन कुछ A2 से ऊपर की तरफ मान लीजिए, तो क्या हो गया 4T टाइम्स ऑफ A1, अपोजिट में है ना A2 इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ A2, T खत्म। A1 इज इक्वल टू A2/4 या फिर A2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A1। आसान है, बहुत आसान है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट आते हैं वेज कांस्टेंट पे। किस पे? वेज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वेज कांस्टेंट। ठीक है, तो वेज कांस्टेंट कहता है कि वेज सबसे पहले लकड़ी का एक कुंदा को कहते हैं। वेज कांस्टेंट कहता है कि अगर कोई एक वेज है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, तो ऐसे मान लीजिए कोई एक ब्लॉक रखा है, इसका मास कुछ Tm है, इसका मास कुछ M दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसको अगर हम V से खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, V से अगर पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो ये ब्लॉक को अभी नीचे नहीं आएगा, इसको इधर खींचिएगा तो ससरेगा कि नहीं नीचे की तरफ, तो कहता है ससरेगा, वो बात ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट में दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर वेलोसिटी देखना है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो गजबे कर दिया, ये एंगल थीटा है तो आपका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये ब्लॉक कुछ नीचे की तरफ V1 से नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये V से जा रहा है तो ये V1 से आएगा, ये V से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर वाला हमको चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो इसका V1 किधर की तरफ, इधर की तरफ, इसका V1 इधर। अब एंगल को रिजॉल्व करेंगे, ये देखिए ये थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये भी थीटा। बोलिए हाँ या ना। इन दोनों के बीच में एंगल, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा मतलब V cos 90 माइनस थीटा मतलब V sin थीटा। बोलिए हाँ या ना। अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये थीटा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो V1 cos थीटा, ये कितना हो गया, V1 cos थीटा, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, दैट इज V sin थीटा इज इक्वल टू V1 cos थीटा होना चाहिए वेज कांस्टेंट के लिए। ठीक है, ऐसा ही आप लोग सारे कैसा भी फिगर दे दिया है, कैसा भी कंडीशन दे दिया जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा उसके लिए कंडीशन। कब भाई? वेज कांस्टेंट कहता है कि अगर दो सरफेस तभी कांटेक्ट में रहेगा जब दोनों के बीच में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दी कांटेक्ट सरफेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट होगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए होता है ना कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ बैठ के देख रहे हैं, मोशन में ऑब्जर्वर बहुत मायने रखता है, ठीक है, कहाँ बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करके दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। पहला होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, ठीक है, नॉन इनर्शियल और इनर्शियल। इनर्शियल में ज्यादा झंझट नहीं, इनर्शियल का मतलब जो मोशन के सारे लॉज इस पे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा फ्रेम जो कि खुद रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, रेस्ट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। नॉन इनर्शियल कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में जो फ्रेम होगा वो खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मतलब हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो हम भी कोई मोशन से, कुछ एक्सेलरेशन से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम भी कुछ एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। ऐसा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसमें न्यूटन के सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, जबकि इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड लॉ होता है कौन सा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं रहता है। ऐसे न्यूटन का आपको लॉस तो तीनों याद है, वहां पर हमने डिस्कस किए क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। न्यूटन का पहला लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कुछ उस पर बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या,
जो एक्शन और रिएक्शन पेयर है वो दोनों इक्वल्स होते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन में होता है ऑब्जर्वर, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई यहाँ से लिफ्ट में जा रहा है, अगर कोई एक मास का एम गिर रहा है तो सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल करने के लिए सेकंड लॉ एक सूडो फोर्स को हम, सूडो मतलब फॉल्स होता है, सूडो फोर्स को हम लोग अब खुद से एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास और फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन के फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है। और ये एक्सेलरेशन में खास बात है कि एक्सेलरेशन को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मान के चलते हैं। अगर यहाँ से हम लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं, मास एम का कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे गिर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ mg नहीं लगेगा, साथ साथ एक और सीडो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम भी खुद एक्सेलरेशन में लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं ना। सीडो फोर्स कैसे लगेगा? तो ए ऊपर की तरफ है, फोर्स मेरा किधर लगेगा? हमेशा नीचे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए नेट क्या आ जाएगा यहाँ पर? जी प्लस ऑफ ए, ठीक है। अगर लिफ्ट यही नीचे की तरफ जा रहा होता तो क्या आ जाता? नीचे की तरफ जा रहा था तो आप लोगों को लगेगा तो जी प्लस है, नीचे भी जी, ए भी नीचे की तरफ, जी भी नीचे की तरफ, तो जी प्लस ए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सीडो फोर्स लगेगा, ए ऊपर की तरफ चला जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा। यही था आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम वीडियोस वन शॉट रिवीजन के इस चैनल पे आपके लिए लाने वाले हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।